अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पाकिस्तान की डिफरेंट इकोनॉमीज के सेक्टर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं और प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं उसके, हम उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम ये देखें कि सीपेक के 7 पिलर्स थे जो कि लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर जो मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बात की थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किस तरह से प्रॉस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा मैंने ये बात भी की थी उस लेक्चर में कि सीपेक के ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनमें अगर डेवलपमेंट की जाए या ये सारे सेक्टर्स अगर सीपेक लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक अगर दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करते हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स रियलाइज किए जाते हैं, तो देन इट वुड बी अ रियल गेम चेंजर। ये उस लेक्चर में मेरा फाइनल जो कंक्लूजन ड्रॉ किया था वो ये था। अब ये जो 7 पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सीपेक के लॉन्ग टर्म प्लान में शामिल किए गए हैं। इनके ऊपर पहले भी बात की जा चुकी है, टाइम फ्रेम और सीक्वेंसिंग के हिसाब से भी बात की जा चुकी है कि सीपेक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो पहला है वो 2015 से लेकर 20 तक है, उसको अर्ली हार्वेस्ट पीरियड कहा गया था। इसमें जो है वो कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और मेजर जो बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस या मेजर बड़ी रुकावटों का सामना है उनको दूर किया जाएगा। जो मीडियम टर्म प्लान था वो 2020 से लेकर 25 तक है। इसमें जो है वो इंडस्ट्रियल और फंक्शनल इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद रखी जाएगी, जो कि इन डिफरेंट सेक्टर्स में कॉपरेशन के थ्रू और प्रोजेक्ट्स के थ्रू, मिसाल के तौर पे चंद सेक्टर्स की हम आज बात करेंगे, कुछ की हमने लॉन्ग टर्म प्लान के लेक्चर में बात की थी, उनको कंप्लीट करके एक इंडस्ट्रियल और फंक्शनल बेस इकोनॉमिक सिस्टम की सेट की जाएगी। जो फाइनल फेज है, जो लॉन्ग टर्म प्लान है 2025 से 30 तक, जो कि हमने पहले वीडियो में भी डिटेल में बात की, उसमें जो है वो कॉरिडोर फुली फंक्शनल होगा, सेल्फ जनरेटिंग होगा और ग्रोथ मोमेंटम को हवा देगा। मींस उसमें आपको रिटर्न्स भी आ रहे होंगे, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा और आप चाइना को वापस पे बैक भी कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, याद रखें कि सीपेक के 5 जोन्स थे। सदर्न जोन जो कि जिंजियांग का जोन है, नॉर्दर्न पाकिस्तानी जोन, सेंट्रल पाकिस्तानी जोन, वेस्टर्न पाकिस्तानी जोन और साउदर्न पाकिस्तानी जोन। तो ये जो है वो इसके 5 जोन्स थे। हर जोन की सेपरेट जो है वो स्पेसिफिकेशंस हैं। कहीं पे इंडस्ट्री पे काम किया जाएगा, तो कहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो कहीं पर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे, तो कहीं पे लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम किया जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंटेड डिस्कशन के ऊपर। सबसे पहले सीपेक का इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। जो 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में 18.5% की कंट्रीब्यूशन देता है और 38.5% जो लेबर फोर्स है, नेशनल लेबर फोर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है। सीपेक चूंकि 2014-15 में स्टार्ट हुआ तो तब के स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं। उस वक्त जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में था 21% और 44% जो लेबर फोर्स है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन थी और एक्सपोर्ट्स में इसका शेयर था 65%। मेजर शेयर है। इसके 4 सब सेक्टर्स क्रॉप, लाइव स्टॉक जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग और फॉरेस्ट्री शामिल हैं। इनमें अगर आप देखें तो लाइव स्टॉक का जो शेयर है एग्रीकल्चर में वो 56% था, जो कि जीडीपी का 12% बनता है 2014-15 के फिगर्स के मुताबिक। क्रॉप सेक्टर जो है वो 40% एग्रीकल्चर में जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है, जिसमें जो मेजर क्रॉप्स है वो कॉटन, व्हीट, राइस और शुगर केन इंपॉर्टेंट है। जो बाकी एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है वो 4% आती है फॉरेस्ट्री और फिशिंग के सेक्टर से। अब देखें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर ये बात की गई थी कि ये दोनों कोऑपरेट करेंगे इन फॉलोइंग एरियाज। इन एरियाज में लेबर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे दोनों पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा और जमीन की प्रोडक्टिविटी जिसमें हाई यील्डिंग वेरिएंट्स
या ऐसी क्रॉप्स जिनका रिटर्न ज़्यादा होता है या क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो लगाई जाएंगी। एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक इंडस्ट्रियल चेन और लिंक एस्टेब्लिश किया जाएगा। बुनियादी तौर पे चाइना अपनी जो फूड सिक्योरिटी है और पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए इस रीजन को, चूंकि ये रीजन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में फर्टाइल है, तो चाइना इसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। और फिर चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हुए उसको सर्विसेज सेक्टर के ऊपर ले जाना चाहता है। कंपेटिटिवनेस को इंक्रीज किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की और लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करते हुए फार्मर्स की इनकम्स को बढ़ाया जाएगा ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। ये जो टारगेट्स थे वो सीपेक के अंडर रखे गए थे पाकिस्तान और चाइना दोनों ने। इसमें जो है वो 10 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने तय किए। कौन कौन से हैं आप देख लें, इंजीनियरिंग, रिसर्च, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग वगैरह, लैंड रिक्लेमेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन। अगर इन तमाम सेक्टर्स में अगर ये कोऑपरेट करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आउटपुट है और नेशनल जीडीपी में जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगी। इन तमाम सेक्टर्स में काम करने के लिए इन टारगेट्स को या इन एरियाज को सामने रखते हुए सीपेक का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो 17 प्रोजेक्ट्स एनविजाज करता है जो कि उसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। चंद एक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ आपके लिए, बाकी आप जो डिटेल्स हैं वो स्लाइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सीड ब्रीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, दूसरा है ग्रेन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट होगा। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ब्रीडिंग बेस क्लीनिंग प्रोजेक्ट, फिशरी प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, एक्वेटिक प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेंटर प्रोजेक्ट, फिर फिशिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडिंग प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन एंड मशीनरी लीजिंग प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये 17 सेक्टर्स 17 प्रोजेक्ट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। अगर जो चाइना का जो डेवलपमेंट बैंक है उसने 2015 में ये बात डॉक्यूमेंट की, ये बात लिखी, ये टारगेट सेट किया दोनों ने कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन को और कोऑपरेशन को इंक्रीज करेंगे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट की जा सके। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के स्टैट्स के मुताबिक तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो जीडीपी में तकरीबन 13.5 से लेकर 13.8% की कंट्रीब्यूशन देता है और 2018-19 में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन कर गई फ्रॉम द लास्ट ईयर 13% के ऊपर। अब एक पूरी डेकेड के दौरान ये तकरीबन वेवर करता रहा है 13.5 से लेकर 13.8% के दरमियान, लेकिन 2018-19 में ये कम होके 13% के ऊपर रह गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसमें 78% शेयर रखती है मैन्युफैक्चरिंग का और 10.2% जो है वो इसका है जीडीपी में। मींस जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो जीडीपी में 70, वो जो ये शेयर है 13% का, इसमें 78% शेयर किस में से आ रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, और जो 10.2% है वो ओवरऑल अगर आप जीडीपी में देखें तो वो शेयर किसका है, 10.2% जो जीडीपी में शेयर है वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, जबकि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का है शेयर वो जस्ट 2% ऑफ जीडीपी है। 2014-15 के स्टैट्स के मुताबिक इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर था वो था अराउंड 20%। तो अब अगर देख लें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आगे फर्दर उसमें सब सेक्टर्स हैं जिनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें आगे अगर हम फर्दर देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर है
उसका लार्जेस्ट शेयर था जो कि 65.5% है, किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मींस आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में फर्दर सब सेक्टर्स हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं, उसमें से फिर मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर का 65% शेयर था, जिसमें इंडस्ट्रियल शेयर में जो यहां पे आपको 20% नजर आ रहा है 2014-15 के स्टैटिस्टिक्स में, कि जब सीपेक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हम तब के जो स्टैट्स हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो शेयर है जीडीपी में वो 13.3% है और ये तकरीबन एम्प्लॉय करता है 14.2% ऑफ द लेबर फोर्स। हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर की, कि ये जीडीपी में 13% की कंट्रीब्यूशन दे रहा है 2014-15 के स्टैट्स के मुताबिक, और 14.2% जो है वो लेबर फोर्स में इसका शेयर बन रहा है। फिर जो माइनिंग और क्वेरिंग और कंस्ट्रक्शन की कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो 14.4 माइनिंग की, और 12% जो है वो किसकी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जीडीपी में। और जीडीपी बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में और जो जीडीपी में इनका शेयर है वो है 2.9% और 2.4% रिस्पेक्टिवली। चरबामन ना बन जाए इस बात से बचने के लिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर है उसका जीडीपी में शेयर है 13.3% और ये 14.2% लेबर फोर्स इसमें एम्प्लॉयड है। मींस लेबर जो है वो 14.2% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में दूसरा सब सेक्टर है माइनिंग और क्वेरिंग का एक है और दूसरा है कंस्ट्रक्शन का। तो माइनिंग और क्वेरिंग का इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, नॉट इन जीडीपी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कितना है 14.4% और कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है 12%। लेकिन इन्हीं दोनों का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है माइनिंग एंड क्वेरिंग का 2.9% और कंस्ट्रक्शन का है 2.4%। आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब सीपेक के अंडर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से डेवलपमेंट होगी वो हम यहां पर कुछ सेक्टर्स को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम बात है वो ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क्स सीपेक के अंडर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो हमने सीपेक के लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में देखा। पहली बात, गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काशगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन में एस्टेब्लिश की जाएगी और रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाएगा। टेक्सटाइल और गारमेंट सेंटर्स जो हैं वो इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन बिल्ड किए जाएंगे, कहां पे, लाहौर में और कराची में। जब ये काम होगा तो ऑब्वियसली आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा। कॉटन टेक्सटाइल की जो वैरायटीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है उसका फोकस किसके ऊपर होगा कि हम टॉप ग्रेड कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करें और जो फैब्रिक या जो क्लॉथ प्रिंट करें वो टॉप क्वालिटी का हो, जीन फैब्रिक और निटेड फैब्रिक। मींस ये एरियाज हैं कि जिनके ऊपर सीपेक के अंडर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी उनका फोकस क्लॉथिंग सेक्टर में या गारमेंट सेक्टर में इन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर होगा। हाउस अप्लायंसेस की इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो चाइना की जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस की इंडस्ट्री है उसका पार्क एक ऑलरेडी काम कर रहा है, कहां पे, पाकिस्तान में, और दूसरा जो है वो प्रपोज किया गया है शॉर्ट टर्म प्लान के अंडर कि वो जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाया जाएगा। चाइना की जो गुड्स हैं वो ऑलरेडी, जो हाउस होल्ड की जो गुड्स हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री की जो गुड्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में हर घर में आपको नजर आती हैं। तो ऐसे ही सीपेक के जो शॉर्ट टर्म प्लान है इसमें इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है वो इस सिलसिले का भी रखा था। सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल की मद में अगर मैं बात करूं तो 4% जो एक एस्टिमेट था कि 4% जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है सीपेक की वो किसके ऊपर लगेगी, सीमेंट के ऊपर लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल है कंस्ट्रक्शन में। इसका मतलब है कि 190 बिलियन रुपीस का जो है वो पैसा खर्च होगा किसके ऊपर, सिर्फ सीमेंट की खरीद के ऊपर, और जिससे जो है वो 19 मिलियन टन जो है सीमेंट जो है वो आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा सीपेक की टोटल जो लाइफ है उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इससे ऑब्वियसली आपका सीमेंट और बिल्डिंग जो सेक्टर है वो ग्रो करेंगे। ऑटोमोबाइल के सेक्टर के ऊपर चूंकि आप बहुत सारी जो है वो रोड्स बना रहे हैं जिसके साथ
एक्सपेक्टेशन है कि 8 लाख नई ऑटोमोबाइल्स ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स आपको पाकिस्तान में चाहिए होंगी। तो उससे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ग्रो करेगा। पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के सेक्टर्स की सूरत में अगर के सेक्टर्स में बिचुमन और एस्फाल्ट जो है वो आपको रिक्वायर होंगे, किसके लिए? रोड्स की, हाईवेज की और मोटरवेज की कंस्ट्रक्शन के लिए। रिफाइनरी का जो सेक्टर है वो बेनिफिट करेगा किसमें से? करंट लोकल प्रोडक्शन ऑफ बिचुमन और एस्फाल्ट। आपको बिचुमन जो है या एस्फाल्ट काला जिसको जो तारकोल होता है जो आप रोड्स के ऊपर डालते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी जो रिफाइनरी का सेक्टर है वो भी इंप्रूव होगा। क्योंकि बहुत सारा जब काम होता है और आपको मटेरियल्स लोकली या इंडिजीनियसली प्रोवाइड करने की या उनको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक एक्टिविटी आती है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि अराउंड 180,000 टन जो है वो बिचुमन आपको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी जो है वो इंक्रीज होगी। स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो स्टील का जो काम है सिविल वर्क्स में, रेल के ट्रैक्स में, पाइपलाइंस में, वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी स्टील इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। केबल और इलेक्ट्रिकल गुड्स और ऑप्टिकल फाइबर्स आपको ज़रूरत होंगी। रिफाइनरीज आपको लगानी पड़ेंगी। ऑयल और गैस मार्केटिंग फर्म्स आपको सप्लाई कर रही होंगी फ्यूल और स्टील। पाकिस्तान स्टील मिल को आप इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू रिवाइव कर सकते हैं। एक कंटिन्यूस आपको वेंडर और रिपेयर के आउटलेट्स की ज़रूरत होगी। मींस जब आप सीपेक के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो पूरी आपकी एक इकोनॉमी की मशीनरी, पूरा आपका एक डिमांड और सप्लाई का एक बाकायदा लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है, जहां पे प्रोडक्शन हो रही होती है और सप्लाई हो रही होती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन की मैं अगर बात करूं तो दो प्रोजेक्ट्स जो सेंदक में जो कॉपर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट है और डड्डर जिंक लेड माइन प्रोजेक्ट है या दद्दर, ये जो है वो ऑलरेडी चाइना इनमें इन्वॉल्व है। जो बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में मिनरल एक्सप्लोरेशन से मुतल्लिक, चाहे वो कॉपर माइंस हो या फिर गोल्ड माइंस हो या फिर ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो पाकिस्तान में, या फिर पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई एक्सप्लोरेशन हो, उसमें चाइना की कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगी वंस दिस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर गेट्स मटेरियलाइज्ड। इंपैक्ट ऑफ सीपेक। अब हम थर्ड सेक्टर की बात करते हैं जो कि है सर्विसेज सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 59.9%। इसके 6 सब सेक्टर्स हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। इसमें जो सबसे पहला है होलसेल का और रिटेल ट्रेड का जो सेक्टर है, सब सेक्टर है, ये लार्जेस्ट शेयर रखता है किसमें? ये लार्जेस्ट शेयर रखता है सर्विसेज सेक्टर में, इसका शेयर है 31%। और उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का जो शेयर है वो 23% है। और फिर जो बाकी जो प्राइवेट सर्विसेज हैं उनका 17% शेयर है और जो जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका शेयर है 30%। तो ये डिफरेंट सब सेक्टर्स का ब्रेकअप है। अब सर्विसेज सेक्टर में हम डिफरेंट आगे फर्दर सब सेक्टर्स को देखते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस को कैसे फायदा होगा? सबसे पहले अगर आप देखें तो डिफरेंट जो बैंक्स हैं चाइना के और पाकिस्तान के, उनके दरमियान जब फाइनेंशियल कोऑपरेशन होगा तो सीपेक के अंडर आपको पता है कि 2020 तक जो अभी जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनका आउटले तकरीबन $87 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बन रही है। अब लोन्स जो लोकल बैंक्स एक्सपेक्टेड है कि सीपेक के प्रोजेक्ट्स को देंगे वो 8 से 9 बिलियन डॉलर्स तक के लोन्स होंगे। सीपेक 15 सालों के ऊपर मुश्तमिल है और 2 to 3% पर ईयर लोन ग्रोथ जो होगी वो बैंकिंग सेक्टर में से होगी। तो इससे आपका बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक्सपेंड करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 30 बिलियन जो यूएस डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं वो लोकली इंश्योर किए जाएंगे और इंटरनेशनली इंश्योर किए जाएंगे। इससे जो लोकल इंश्योरेंस कंपनीज होगी वो खूब पैसा बनाएंगी, तकरीबन 2 अरब रुपए एनुअली
और विच इज 4% ऑफ टोटल ग्रॉस प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओवरऑल आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगी। इसी तरह से कम्युनिकेशन सेक्टर, आप ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक की केबल्स, पूरा आप एक नेटवर्क बिछा रहे हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर आपका ग्रो करेगा। डोमेस्टिक ट्रेड और कॉमर्स का सेक्टर आपका ग्रो करेगा। पाकिस्तान की ट्रेड, आपकी जो लोकल गुड्स हैं उनकी ट्रेड आप बाकी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ा सकेंगे। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जा सकेंगे। ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स, जो लोग सीपैक के प्रोजेक्ट्स की सराउंडिंग में या जहां से कोई मोटरवे का प्रोजेक्ट या हाईवे का प्रोजेक्ट गुजर रहा है, जिन लोगों की ज़मीन उसकी सराउंडिंग में होगी या हाउसिंग की फैसिलिटीज़ होंगी, ऑब्वियसली उनको लॉन्ग रन में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। इसके अलावा कोस्टल टूरिज्म को पाकिस्तान जो है वो बिल्ड कर सकेगा। ओवरऑल अगर इसके इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एस्टिमेट्स के मुताबिक सीपैक जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को तकरीबन 2 परसेंटेज पॉइंट्स बाय 2020 तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को 2 परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ाएगा या के रेट से बढ़ाएगा, और उसके बाद जो है वो 2030 तक 1.5% आपकी जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स की वजह से होगी। जो आपकी हायर जीडीपी ग्रोथ होगी उसकी वजह से एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगी। तकरीबन हर साल 15 लाख से 2 लाख एडिशनल जॉब्स क्रिएट होंगी, और इसकी वजह से आपकी पर कैपिटा इनकम और टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। चूंकि आपको पता है ये सारी चीजें क्लोजली लिंक्ड हैं, इसलिए जो न्यूली बिल्ट या अपग्रेडेड रोड्स और रेलवेज होंगी उनकी लेंथ होगी 2871 किलोमीटर और रेलवेज की होगी 1530 किलोमीटर बाय द एंड ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट्स इन 2030। पावर जनरेशन की जो आपकी कैपेसिटी है वो इन्हांस होगी बाय 19.785 मिलियन किलो वाट्स। जो लेंथ है ऑप्टिकल फाइबर केबल की वो 2084 किलोमीटर होगी। सारा पाकिस्तान जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड होगा। आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। ओवरऑल इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी में अगर आप देखें तो ग्वादर पोर्ट और एयरपोर्ट जो है वो एक्सटेंसिवली अपग्रेड किए जाएंगे, बिकॉज ये जो है वो चाइना इसको इन्विजाज कर रहा है कि ग्वादर पोर्ट को दुबई की जो पोर्ट है उसके कंपटीशन में लाया जाए। तो अगर उस स्केल के ऊपर इसको अपग्रेड किया जाता है तो ऑब्वियसली आप इमेजिन नहीं कर सकते उस इन्वेस्टमेंट का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कि जो इन्फ्लक्स होगी इस रीजन में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के लिए। 25% इंप्रूवमेंट होगी ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद चाइना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर रिस्क रहता है। मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर इस तरह से बयान करूं, अब ट्रेड ट्रांजैक्शन चाइना के साथ तो होंगी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट मौजूद है। अब अगर तो जब आप चाइनीज गुड्स पाकिस्तान में बेस्ड हैं या पाकिस्तान अपनी मैक्सिमम गुड्स जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर करने की बजाय चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, जिससे आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं वो डिस्टॉर्ट होंगी। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो डिप्लीट कर जाएंगे। तो इसके नेगेटिव कॉन्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। जो इंपोर्ट ग्रोथ है इनिशियली और एक्सपोर्ट्स की स्टैग्नेशन, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आपकी रुक जाएंगी, अलोंग विद लेस देन ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स फॉर रेमिटेंसेस मींस पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट विल वाइडन। अगर चाइना से आप ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी कम हैं, जो आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं उनका बिल आप पे कर रहे हैं थ्रू रेमिटेंसेस, तो आपकी रेमिटेंसेस भी उससे खत्म हो जाएंगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाएगा और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करे। सिर्फ हम चाइना के ऊपर बेस्ड या सिर्फ हम चाइना सेंट्रिक ना हो। चाइना के अलावा हमें यूएस, इंडिया, यूरोपीय यूनियन और इस रीजन में जो बाकी लेंडर्स हैं या जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली उनको भी अट्रैक्ट करने की जरूरत है। तब हम जा रहे होंगे टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एफडीआई। तो क्लोज करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए
बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या सर्विसेज सेक्टर हो, प्रोवाइड करता है। बट हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? केयरफुल डेलिब्रेशन की, केयरफुल पॉलिसी मेकिंग की। अगर तो सीपेक का लॉन्ग टर्म प्लान मटेरियलाइज नहीं होता और गॉड फॉरबिड बाय 2025 पाकिस्तान या चाइना तमाम प्रोजेक्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट पुल बैक कर रहा हो, तो फिर जो रीपेमेंट का जो डेट ट्रैप होगा, जो पाकिस्तान को जो लोन्स रीपे करने होंगे, वो इतने ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन होंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी और पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। इन सारी बातों को सामने रखते हुए अब मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।